आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज शामिल है एंटीबायोटिक्स जागरूकता सप्ताह पर विशेष जानकारी, साथ ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व सीओपीडी दिवस पर जानकारी, और साथ ही साथ 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस, उस पर भी जानकारी देंगे डॉक्टर अजय गुप्ता। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। श्रोताओं, आज आवश्यकता है स्वास्थ्य हितधारकों, नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और आम जनता को रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता चैंपियन बनने की। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक को पहले विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह कहा जाता था। 2020 से इसे विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कहा जा रहा है। ये बदलाव एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक और एंटी वायरल सहित सभी एंटी माइक्रोबियल्स को शामिल करने के लिए किया गया है। 2015 से सालाना आयोजित होने वाला ये सप्ताह एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमण के विकास और प्रसार को धीमा करने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पर और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। ऐसी किसी भी कंडीशन जिसमें कि आपकी शुगर ज्यादा हो, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। अब इसमें जो पैनक्रियाज होता है हमारा, वो या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, या इंसुलिन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इनकॉम्पिटेंट होता है, यानी आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है जिससे कि आपकी जो शुगर्स हैं उसको कंपनसेट कर सके। इसको हम लोग ब्रॉडली डायबिटीज की डेफिनेशन बोलते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में किसी को शुगर है, सपोज अगर आपकी ब्रदर या सिस्टर में शुगर है लेकिन आपको अभी तक शुगर का पता नहीं चल पाया है, और अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, तो आपको एक तो खान पान का और अपने एक्सरसाइज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम अपने चेकअप्स कराने चाहिए। अगर आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल है तो भी आपको रिकमेंडेड है कि हर साल अपना बॉडी चेकअप कराएं, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो, ताकि आपको शुगर ना हो। अगर आपके माता पिता में से किसी एक को शुगर है तो काफी चांसेस हैं कि आपको भी शुगर हो जाए, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, या आपका वजन ओबेसिटी ग्रेड में आता है, या आपकी जो दिनचर्या है उसमें एक्सरसाइजेस बहुत कम है। और आजकल हम जितनी भी टॉक्स या जितनी भी हम सेमिनार्स करते हैं, जितने भी हम पब्लिक टॉक्स करते हैं, उसमें हम सबसे पहले यही वाली बात बताते हैं कि आपकी डायबिटीज परमानेंट है कि नहीं है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनके हिसाब से अगर आपको डायबिटीज हुए 5 साल हुए हैं तो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें तो। ऐसा तक कहा गया है कि अगर आज आपका जो वेट है उससे आप 10 से 15% अगर अपना वेट कम कर लेते हैं, और कंडीशन वेट लॉस, यानी कि जो एक डाइटिशियन या एक लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट के ऑब्जर्वेशन में करके करें, तो आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले तो जो आपके फिजिशियन बताते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। आपको जो डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बताई है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो खाने का चयन है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को आप उसी हिसाब से चयनित कीजिए। आपकी एक्सरसाइज भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, फिर आपकी दवाइयां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, और आपको रेगुलर फॉलोअप पे भी जाना चाहिए। देखिए, डायबिटीज कंट्रोल करने का सबसे उचित और उत्तम जो तरीका है वो है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करें हर चीज में। हर चीज में आपको एक नियम बांधना पड़ेगा, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, चाहे दवाइयों से रिलेटेड हो। और एक और जो बात है जो हम कॉमनली अपनी ओपीडीज में देखते हैं कि मरीज कहते हैं कि साहब हम तो 1 साल से इसलिए नहीं आए क्योंकि सब कुछ ठीक था। आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी जो निर्धारित समय अनुसार जो डॉक्टर साहब ने बताया है उस पर फॉलोअप पे जरूर जाना है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम लोग खुद नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा फिजिशियन या हमारा डॉक्टर उन कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी पहचान के उनका इलाज कर सकता है। ये बात सही है कि हम जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को मधुमेह है, उनको हम लोग चीनी खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि चीनी क्या है, एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है
जैसे चीनी है, मैदा है, या आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपकी शुगर को एकदम से ऊपर बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली चीनी से ही शुगर बढ़ेगी। हमारी ये भ्रम है कि भाई खाली चीनी से ही शुगर बढ़ती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। यानी कि अंदर जाने के बाद, वो पचने के बाद कितना कैलोरी देगा या कितनी शुगर देगा, इसके बारे में हमारी नॉलेज कम है। जैसे हम आजकल कई बार एड में देखते हैं कि ये शुगर फ्री आइसक्रीम है या ये शुगर फ्री मिठाई है। तो शुगर फ्री मिठाई से आपकी शुगर कम होगी ऐसा कुछ नहीं है, आपके बस शुगर कंटेंट ही कम है। लेकिन जो मिठाई में मावा है, जो खोया है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, या सपोज जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई शुगर फ्री काजू की कतली, लेकिन उसमें जो कैलोरी कंटेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। भाई शुगर कितना, आधा चम्मच एक बर्फी में होगा, लेकिन जो कैलोरी कंटेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। तो खाली चीनी कम करने से आपका शुगर कंट्रोल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा शुगर के साथ साथ कैलोरी कंटेंट और ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें भी कम होनी चाहिए। जैसे एक आम भ्रांति के साथ हमने चीनी वाली कोई चीज नहीं खाई, लेकिन हमने नमक पारे खा लिए, मट्ठी खा ली, लेकिन मट्ठी या नमक पारे, इनसे भी आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फूड ऐसे हैं जो कि ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। फल में जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज के फॉर्म में होती है, तो वो डायरेक्ट शुगर नहीं होती। फ्रक्टोज को फिर हमें अंदर जब पचाना होता है तो उसमें भी थोड़ा सा शरीर को मेहनत लगती है या उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की चाहिए होती है। तो इसलिए अमूमन तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन अमूमन जो हम गलती करते हैं वो ये है कि फलों को हम मील्स के साथ खाते हैं। तो ऐसा ना करें, फलों को आप मिड मील में खाइए या एक सपोर्टिव मील में लीजिए। तो आप कोई भी फल खा सकते हैं। ज्यादातर फलों में है ना, कुछ फल हम मना करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, लेकिन किसी भी फल का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए अगर आप उसको मील्स के साथ नहीं खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा शुगर में आपके परेशानी नहीं करेगी। अब कैश्यू यानी कि काजू और रेजिन्स यानी कि किशमिश, ये दो ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और इनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। लेकिन जैसे बादाम है, पिस्ता है, चिलगोजा है, अखरोट है, ये आप इजीली खा सकते हैं, चाहे आपको अगर शुगर है तो भी, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। हम लोग जो अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं, आप होल ग्रेन्स जैसे दलिया है, मिलेट्स है ना, सीरियल्स है, अंकुरित दालें हैं, ये सब आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, जैसे कि हम लोग एक प्लेट मेथड बोलते हैं, जिसमें कि 1/4 प्लेट प्रोटीन्स की हो और 1/4 प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की हो। इस तरह से ये प्लेट मेथड आप अपनाएं नाश्ते में। और जो कार्बोहाइड्रेट्स आप लें वो होल ग्रेन्स के कार्बोहाइड्रेट लें। रिफाइंड या जो जैसे मैदा की चीजें हैं, ये सब चीजें आप अवॉइड कीजिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, एक और चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों की, आउटडोर एक्टिविटीज, जो कि आजकल बहुत कम हो गई हैं। जितने भी बच्चे हैं हमारे, हम ज्यादातर देखते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे और लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। हमें एटलीस्ट हर बच्चे को ये बोलना चाहिए या अपने हर घर में आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके बच्चे को कम से कम 1.5 से 2 घंटे की आउटडोर एक्टिविटीज करें। जितना वो आउटडोर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही उनका शारीरिक विकास होगा, उतना ही उनका जो शुगर लेवल या एक्सरसाइज का पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। क्योंकि शुगर कम करने का बेस्ट तरीका होता है उसका यूटिलाइजेशन। उसका यूटिलाइजेशन होता है मांसपेशियों में, मसल्स में। तो जो लीवर जो शुगर प्रोड्यूस करता है वो मांसपेशियां यूटिलाइज करती हैं। तो ये अपने सभी बच्चों को अवेयरनेस के तौर पे हम बता सकते हैं। डायबिटिक्स में आपको फुट केयर और वूंड केयर ये बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपको न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी है या नसों की दिक्कत है तो। और वूंड केयर डिपेंड करता है आपके डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर। वूंड केयर का ठीक होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका डायबिटीज कंट्रोल होना। और जितनी जल्दी वूंड आपका ठीक होगा उतना ही अच्छा आपका डायबिटीज का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा आपका डायबिटीज का कंट्रोल भी खराब होता जाएगा। तो एक तो हमें खुद और अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखना चाहिए डायबिटीज के बारे में। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम सोच फिकर चिंता करें या हम अपना बिल्कुल डिप्रेस हो जाएं। आजकल हम इनको रोगी भी नहीं बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं पीपल लिविंग विद डायबिटीज। यानी आपको डायबिटीज है, ठीक है, आप अगर अपनी दिनचर्या ठीक रखते हैं, आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल रखते हैं, आप अपनी डाइट प्रॉपर रखते हैं, आप अपनी दवाइयां टाइम पे लेते हैं, आप अपने वजन को ठीक ठाक कंट्रोल करते हैं और आप अपने डॉक्टर की सलाह टाइम टू टाइम लेते हैं, अपने जो टेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम कराते हैं, तो आप में और एक नॉन डायबिटिक की लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और जितनी भी स्टडीज हैं उनमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, अगर नॉन डायबिटिक की 83 साल है तो डायबिटिक विद कंट्रोल्ड एंड प्रॉपर फॉलो अप लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मिर्गी रोग, इसके लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक करना है।
मिर्गी को मस्तिष्क का एक पुराना विकार माना जाता है जो आवर्तक दौरे का प्रतीक है। ये देखा गया है ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दौरे का कारण बन सकती है। इसकी गंभीरता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। मिर्गी के दौरे के प्रति जागरूकता और भी महत्वपूर्ण है ताकि देखभाल करने वाले किसी भी समय किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभाल सकें। श्रोताओं, 17 नवंबर को वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे या वर्ल्ड सीओपीडी डे के रूप में भी मनाया जाता है। सीओपीडी एक गंभीर बीमारी है जिसमें हमारी श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे कंपाउंड के संपर्क में रहता है जो हमारे फेफड़ों को उत्तेजित करते हैं या चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं, तो इस कारण सीओपीडी की समस्या हो सकती है। सीओपीडी के तहत 2 मुख्य स्थितियां आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा। मध्यम उम्र के या अधिक उम्र के बुजुर्ग जो धूम्रपान करते हैं उन्हें सीओपीडी होने का खतरा अधिक होता है। आमतौर पर ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा ये दोनों समस्याएं एक साथ होती हैं और बीमारी की गंभीरता हर व्यक्ति में अलग अलग लेवल की होती है। सीधे तौर पर धूम्रपान करने के अलावा सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग में भी वयस्कों में सीओपीडी के खतरे बढ़ते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहरी प्रदूषण ही सीओपीडी का कारण है, क्योंकि घर के अंदर का यानी इंडोर प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। वैश्विक स्तर पर देखें, घर के अंदर और आसपास मौजूद वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव की वजह से हर साल लगभग 70 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। सीओपीडी के लक्षण के बारे में आपको जानकारी दे दें। विशेष रूप से शारीरिक गतिविधियों के दौरान सांस की तकलीफ हो, घरघराहट हो, सीने में जकड़न, कफ के साथ लगातार खांसी बनी रहे, बार बार श्वसन संबंधी संक्रमण हो रहा हो, शक्ति में कमी आ रही हो, अनायास वजन कम हो रहा हो, सूखे हुए टखने हो या थकान हो, ये सारे ही लक्षण सीओपीडी की तरफ इशारा करते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है एक भेंटवार्ता। हमारा विषय है सर्दियों में उच्च रक्तचाप। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं प्रतिमा शर्मा। हमारी सेहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को प्रतिमा शर्मा का नमस्कार। सब्ज पत्ते बाग के सब हरे हो जाएंगे, उजले फर के कपड़े पहने हल्के जाड़े आएंगे। जाड़े हल्के तो नहीं, हाँ पूरी ठंड लेकर आ चुके हैं। सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो सबसे ज्यादा बीमार बुजुर्गों और बच्चों को तो सताता ही है। साथ ही लेकर आता है ब्लड प्रेशर या कहें हाइपरटेंशन। कई शोधों से ये माना जा चुका है कि सर्दियों में हाई बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण क्या हैं, लक्षण और सावधानियां क्या हैं, इस मौसम में किस तरह हमें सबको अपना बचाव रखना है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, सर्दियों का मौसम आ चुका है और उच्च रक्तचाप जिसे या कहें हाइपरटेंशन, ये क्या होता है डॉक्टर? देखिए, रक्तचाप एक अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है। सर्दी है या गर्मियां हैं या कोई भी मौसम है, पेशेंट को, किसी भी मरीज को उच्च रक्तचाप हो सकता है। लेकिन सर्दियों में अगर हम गर्मी और सर्दी को कंपेयर करें तो सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले ब्लड प्रेशर या रक्तचाप तकरीबन 10 से 15, कभी कभी 20 से 25 तक बढ़ जाता, नॉर्मल लेवल से। तो क्या ये तापमान का असर होता है? इसके पीछे तापमान भी एक कारण है। इसके अलावा भी मतलब कुछ कारण जो होते हैं वो डायरेक्ट कारण होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट कारण। डायरेक्ट कारण में जो मेन चीज होती है वो होती है हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन। सर्दियों में या कहें कि जब भी ठंडा मौसम होता है, हमारे शरीर से कुछ हार्मोन्स होते हैं वो कुछ अधिक मात्रा में निकलते हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के रक्तचाप को बढ़ाते हैं। तो अगर नेचुरल बात है कि अगर कोई हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। दूसरी चीज होती है हमारे शरीर की धमनियां, ब्लड वेसल्स। आप देखेंगे सर्दियों में अगर आपके घर के बरामदे में कोई पाइप पड़ा हुआ है तो वो अकड़ जाता है। उसी तरह हमारे शरीर की जो धमनियां होती है एक खाली पाइप होती है,
तो जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं ये धमनियां अकड़ने लगती हैं, मतलब इनके अंदर रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारे हृदय को उस रेसिस्टेंस के अगेंस्ट ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड फ्लो करवाने के लिए, और जब हमारा हृदय ज्यादा काम करेगा तो नेचुरल है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जी, तो डॉक्टर साहब अगर हाई ब्लड प्रेशर ये है तो है डायरेक्ट कारण जी, कुछ इनडायरेक्ट कारण भी है। जैसे ही सर्दियां आई हम लोग क्या होते हैं थोड़े से आलसी हो जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है ठंड लग रही है बाहर जाना बंद कर देते, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है गर्मियों में जो थोड़ा सा अप होता है वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी लो हो जाती है। दूसरा इनडायरेक्ट कारण क्या होता है कि सर्दियों में सभी को खाना पीना पसंद होता है, पराठे बन गए, कभी पकोड़े बन गए, कभी इस तरह की चीजें बन जाती है, तो शरीर के अंदर जो साल्ट इंटेक होता है ये बढ़ने लगता है। मतलब गर्मियों में अगर हम साल्ट इंटेक यूजुअली जैसे 4 से 5 ग्राम का करते हैं पर डे में, तो सर्दियों में वही साल्ट इंटेक 8 से 10 ग्राम पहुंच जाता है। मतलब तकरीबन आप जो नॉर्मल साल्ट इंटेक गर्मियों में है उससे 2 गुना सर्दियों में ले रहे हैं। तो जब आपका साल्ट इंटेक ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, और एक जो रिफ्लेक्शन आता है वो आता है ब्लड प्रेशर। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मली जितना होगा उससे 5 से 10 जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 से 15 तक, कई बार 20 तक भी बढ़ जाता है। तो जो पेशेंट लेबाइल हाइपरटेंशन के मतलब जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो गर्मियों में बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव होते हैं, वो अचानक से सर्दियों में हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, मतलब वो ब्लड प्रेशर के फ्रैंक पेशेंट हो जाते हैं, और जैसी सर्दियां जाती हैं वो वापस से अपनी पुरानी स्टेज में आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं सर्दियों के मौसम में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी बेहतर हो जाता है, तो लोग खाते भी खूब अच्छे से, और ओबेसिटी भी इसका एक कारण बनके चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे पराठे खाए आपने, साग, सरसों का साग, उन सब चीजों में क्या होता है नमक का कंसंट्रेशन जाता है। फिर सर्दियों में गुड़ की चीजें खाने लग जाते हैं लोग, गजक खाते हैं, मूंगफली की बनी चीजें खाते हैं, लड्डुओं का सेवन करने लगते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी हमारी वैसे रिड्यूस होगी, ईटिंग ज्यादा हो जाती है, तो वेट बढ़ने लगता है। तो वो भी एक कारण है इसका ब्लड प्रेशर बढ़। डॉक्टर साहब अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारे शरीर के किन किन अंगों पर सबसे ज्यादा असर करता है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो जो हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, दिल, हृदय, हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये तीनों ही अंग प्रभावित क्योंकि इन तीनों को क्या है कि ऑप्टिमल ब्लड चाहिए होता है, मतलब ना ज्यादा न कम। अगर इनको हम कम देंगे तो ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा, आपको लकवे का अटैक आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको ब्रेन की नस फट जाएगी, जिसको हम अगेन पैरालिसिस कहते हैं, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। किडनी के अंदर भी यही एक चीज है, अगर हम ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी फेल हो जाएगी, एक्सेस पहुंचेगा तो वो हाइपरटेंशन डेवलप होने लगेगा। और हार्ट अपने आप में एक पूरा खुद ऑर्गन है जो सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर उसके पास रिसीव ज्यादा होगा तो उसको बाहर फेंकने के लिए, पंप आउट करने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उसे, और जब भी वो वर्क ज्यादा करेगा तो वो मैनिफेस्ट होगा, या तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बीपी को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे रक्तचाप में 2 माप शामिल होते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो सामान्य तौर पर एक हेल्दी आदमी का जो माप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर केवल हम हेल्दी आदमी किसे बोलते हैं, अगर आप एडल्ट मैन की बात करते हैं जिसकी हम एज तकरीबन 30 से 40 मानते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो होता है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो होता है आइदर ऑफ 2, दैट इज नॉट मोर देन 120 एंड नॉट मोर देन 80। ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होने चाहिए। लेकिन अब ये आइडियल कंडीशन हमेशा मौजूद नहीं होती। किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्रेन की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, तो इनके जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हम अगर हम ब्लड प्रेशर को लेवल करते हैं कि पेशेंट को हम कब ब्लड प्रेशर लेवल करेंगे कि अब इसको इलाज की जरूरत है, तो उसके लिए होता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो होना चाहिए मोर देन 140, या जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, ये मोर देन 90। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फिट होता है तो हम उस पेशेंट को हाइपरटेंसिव लेवल कर देते हैं। अब जो ग्रे एरिया बचता है वो बचता है 120 से लेके 140 वाला और 80 से लेके 90 के बीच वाला। तो ये पेशेंट्स जो होते हैं, इन पेशेंट को हमें फिर इंडिविजुअली देखना पड़ता है। कि पेशेंट अगर डायबिटिक है तो हमारे लिए डायबिटिक पेशेंट का जो लेवल होता है बीपी की गोली स्टार्ट करने का या उसे समझाने का, वो 140-90 नहीं होता। उसके लिए हमारा टारगेट होता है वो थोड़ा नीचे ला, उसके लिए हमारा टारगेट होता है लेस देन 130 और नीचे वाला लेस देन 85 पिक्चर्स। इसी तरह अगर किडनी का पेशेंट है तो हमें फिर और नीचे लाना पड़ता है। तो ये एक जोन होता है, इस जोन के अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना पड़ता है और हर पेशेंट के लिए अलग से एक टारगेट सेट करना पड़ता है। पर अगर हम कॉमन मैन की बात करें जिसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए 120-80 आइडियल
120 से लेके 130, 80 से 85 अलार्म मतलब आपके लिए चीजें शुरू हो चुकी हैं। और 1 से 30 से 140 मतलब अब आपको कुछ एक्टिवली करना है, जैसे आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, साल्ट इंटेक कम करना है, ओबेसिटी कम करनी है, वेट रिड्यूस करना है, अटरम सटरम नहीं खाना है, ये चीजें करनी है। और 140-90 से ऊपर आएगा तो हम यूजुअली उसको पेशेंट को एक मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब। पूछना चाहूंगी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो तुरंत कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसको? देखिए, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसके क्या 2 रीजन होते हैं। एक तो पैथोलॉजिकल रीजन कि भाई अंदर ही अंदर कोई डिजीज चल रहा है, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई रीजन है। एक होता है साइकोलॉजिकल रीजन, जैसे किसी को अचानक से एक्यूट स्ट्रेस हो गया तो उसका बीपी 20-30 एक्स्ट्रा हो गया, किसी ने कोई ऐसी चीज देख ली, मिसहैप देख लिया तो उसका बीपी सडनली शूट अप हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को आपको लगता है कि पेशेंट साइकोलॉजिकल चीज है तो आप उसको एक खुले हवादार एरिया के अंदर लिटा दीजिए, उसको बोलिए थोड़ा आराम करे, आंखें बंद करके लेट जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल करे, ज्यादा तेज सांस ना ले, ना ज्यादा धीरे सांस ले, नॉर्मल नियमित रूप से सांस लेता रहे। और फिर उसका बीपी आप हर 10-15 मिनट में आप चेक करते रहिए कि क्या स्टेटस आता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि बहुत से ऐसे मिथ हैं कि लोग कहते हैं कि बीपी हाई हो गया तो इसको ठंडा पानी पिला दो, नींबू पानी पिला दो, या बहुत डाउन जा रहा है तो एक गर्म कॉफी पिला दो। क्या ये मिथ है या कुछ असर होता है इन चीजों का भी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं। अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है सर्दियों में हाइपरटेंशन या सर्दियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। हाँ। अगर हम कहें कि ये सच्चाई है तो आप सोचिए, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो अगर हम उसे ठंडा पानी पिलाएंगे तो डाउन कैसे होगा? बिल्कुल सही। ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ। कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि सर्दियों में पेशेंट का बीपी ज्यादा हो जाता है क्योंकि सर्दियां हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीपी ज्यादा हो रहा है आप ठंडा पानी पिलाइए। ये पानी से और ठंडी चीजों से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है उसको काम डाउन करना। मतलब उसको इंसान को, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिड्यूस करना है हमें। अब उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए आप पेशेंट को ठंडा पानी पिलाइए, गर्म पानी पिलाइए या कुछ भी मत पिलाइए, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर रिड्यूस होना चाहिए। सेम थिंग उल्टी चीज है, जैसे आपका बीपी अगर डाउन है, आप पेशेंट को कह रहे हो आप गर्म पानी पिलाइए, गर्म कॉफी की बात नहीं कर रहा मैं, गर्म पानी की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से ये गर्म पानी आप अगर उसको पिला रहे हो तो बल्कि और आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरीके से मिथ है। आप गर्म कॉफी पिलाइए, कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है, एक उसका कंस्टिट्यूएंट होता है जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको एक्टिवेट करता है, तो वो बीपी ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो आप कॉफी पिलाइए, चाय पिलाइए, सूप पिलाइए, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने के लिए, लेकिन ये मत कहिए कि आपकी गर्म पानी पिलाइए। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर साहब, आप उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी का डाउन है, सर्दियों के मौसम में खास तौर पर वो अपना खान पान कैसा रखें, अपना जीवन शैली कैसे करें ताकि अपने बीपी को नियंत्रित किया जा सके? देखिए, जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण है वह चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सारे मौसम में आपको एक जैसा बिहेवियर रखना है। सर्दियां आई, आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी तो आपने नेचुरल अपना बीपी बढ़ाने के लिए खुद ही इन्विटेशन दे दी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है अपनी वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, कम नहीं करनी है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन करना है, वो करना है टाइम। जैसे कोल्ड होता है, मॉर्निंग में ठंड ज्यादा होती है, अब आप मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, आप जो वॉक पे जा रहे हैं वो 8 बजे के करीब जाइए। 8 बजे उससे उस वक्त क्या होगा, हल्की सी सूरज आ जाता है, थोड़ा ठंडापन होता है, वो कम हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी को आप कभी भी रिड्यूस मत करिए। सेकंड चीज होती है आपका नमक का सेवन। आप सर्दी, गर्मी, बारिश किसी में भी हेल्दी एडल्ट के लिए हम नमक का जो बोलते हैं वो होता है 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम जी। तो सर्दियों में आप उस नमक का सेवन बढ़ाइए मत, बल्कि घटाइए थोड़ा सा। मतलब जो नॉर्मली 6 ग्राम नॉर्मली होता है उसको घटा के आप 4.5 ग्राम, 3 ग्राम इस तरफ लाइए। उसके अलावा नमक, घी, चीनी, ये सब चीजें आप कम रखना है। जी। और अपने शरीर को गर्म रखिए। आप जो कपड़े पहनते हैं, सिंगल कपड़ा गर्म पहनने की बजाय लेयर्स में पतले 3 कपड़े पहनिए। उससे क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है बीच में, कपड़ों के बीच में, तो आपकी शरीर, जो आपका शरीर होगा वो वार्म अप ज्यादा रहेगा। खासतौर पर हमारे जो बुजुर्गों के बुजुर्ग लिए हैं, सर्दी बच्चे के हैं, मौसम उनको कुछ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है जबकि गर्मियों में
इसकी जो मरीज होते हैं उनकी संख्या कम देखी जाती है। लेकिन फिर भी मौसम कोई भी हो, अगर एहतियात बरता जाए, अपनी जीवन शैली को सुधारा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर मौसम अच्छे हो जी, और इस ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर्दियों में उच्च रक्तचाप, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में। आपसे बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।